कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। राम राम किसान भाइयों, मैं गार्गी कुमारी आप सभी का रेडियो कर्मवीर 90.0 FM में स्वागत करती हूँ। मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके खेतों और खलियानों से जुड़ी वो बातें जो आपके कृषक जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी होगी। इस बार हमारे साथ मौजूद हैं टपक सिंचाई में खेती का महत्व पर बातचीत करने के लिए श्री डॉक्टर R.K. सिंह सर, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में प्रभारी के पद पर कार्यरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की विजय पूर्व इकाई द्वारा प्रायोजित यानी कि NFL एक शेड्यूल मिनी रत्न कंपनी है, जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है और देश में नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि कृषि के लिए सिंचाई का क्या महत्व है? इसके पहले कि मैं कृषि के लिए सिंचाई के महत्व को बताऊं, मैं सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि सिंचाई होती क्या है। तो देखिए, जब भी हम पेड़ या पौधे में कृत्रिम रूप से पानी को डालते हैं तो वो सिंचाई कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बरसात का पानी शामिल नहीं होता है, बरसात या किसी अन्य स्रोत से। मतलब जब भी हमें पानी डालना होगा तो कृत्रिम विधि से ही होनी चाहिए। तो इसका महत्व खेती में इस प्रकार से है कि पौधे की बढ़वार के लिए नमी यानी कि मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है और नमी के अभाव में पौधे जो हैं पोषक तत्व सही ढंग से ग्रहण नहीं कर सकते और अगर पोषक तत्व सही ढंग से ग्रहण नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया धीमी होगी, जिसके चलते क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है जितना होना चाहिए। और जब एक उचित मात्रा में नमी होती है पौधे के साथ मिट्टी में, तो वो पौधा सारे चीज़ों का विश्लेषण एक सही रूप से कर पाता है और उसकी बढ़वार, जिसको कि ग्रोथ कहते हैं, और उसकी यील्ड, जिसको कि पैदावार कहते हैं, उसकी अच्छी होती है। इस कारण से सिंचाई का, पौधे के रूप में सिंचाई के महत्व को नकारा नहीं जा सकता और ये एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है जिसको कि हमें हर एक स्टेज पे, लेकिन अब यहाँ जानने वाली बात ये है कि हमें सिंचाई को कब कब करना चाहिए। तो सिंचाई का मतलब ये नहीं कि जब अपनी मर्जी हो तभी हम उसमें पानी डाल दें। हर एक पौधे की अपनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है और उस वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पौधे की क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं। किसी भी फसल हो या पौधा हो, उसका क्रिटिकल स्टेज होता है जिसको कि क्रांतिक अवस्था भी बोलते हैं। तो उस अवस्था में पानी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर हम उस अवस्था में पानी नहीं डालते हैं तो वैसे केस में पौधे की बढ़वार रुक जाती है और अगर हम और भी ज़्यादा विलम्ब करते हैं तो यहाँ तक कि पौधे की मृत्यु भी हो सकती है, जिसको कि कहेंगे कि पौधा मर जाता है। तो इसलिए सिंचाई की आवश्यकता तो ये है ही है, लेकिन कब और किस अवस्था में करनी है ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम जैसे कि सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो सिंचाई के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, सिंचाई के 4 प्रकारों में से सबसे पहला तो सरफेस इरिगेशन, जिसको कि सतही सिंचाई बोलते हैं। उसके बाद प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम, जिसके अंदर की ड्रिप, जिसको कि टपक भी बोलते हैं, स्प्रिंकलर, माइक्रो ट्यूब, फॉगर इत्यादि होता है। उसके साथ ही फिर हमारे साथ एक उपसतही सिंचाई भी होती है, मतलब सब सरफेस इरिगेशन, जिसको कि हम पाइप के द्वारा भी करते हैं या फिर वाटर टेबल को एक ऐसा मेंटेन करते हैं जिससे कि पौधे की जड़ों में पानी पहुंचता रहता है। यहाँ पे यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पौधे की जड़ों को पानी चाहिए। अगर आप जल दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं और पौधों की जड़ों के नीचे से वो पानी बह जा रहा है तो पौधा उसको अपने उपयोग में नहीं ला पाता है। तो इसलिए पौधों की जड़ों के पास, जिसको कि इफेक्टिव रूट जोन कहते हैं, उसका यूटिलाइजेशन पौधे ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं, उस पानी का ही महत्व है। तो ये सिंचाई के 4 प्रकार हैं। टपक सिंचाई की विधि क्या क्या होती है?
टपक सिंचाई एक खुद ही विधि है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इसको हम अंग्रेजी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, और ड्रिप का मतलब होता है प्रोवाइडिंग इरिगेशन इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक सिंचाई सिस्टम कहलाता है, या ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसा नाम से ही आप समझ पा रही हैं कि विभिन्न पाइप नालियों द्वारा उसमें पौधे की जड़ों के पास, पौधों की जड़ों के समीप हम उसमें इमीटर्स या ड्रिपर्स लगाते हैं, और उसी ड्रिपर से, जो कि बहुत ही मतलब अलग अलग कैपेसिटी का हो सकता है, 2 लीटर प्रति घंटे से लेके 20 लीटर प्रति घंटे या उससे भी ज़्यादा का वो हो सकता है उसकी कैपेसिटी। तो पौधे का वाटर रिक्वायरमेंट को देखते हुए और हमें कितनी देर तक सिंचाई करनी है, उसके आधार पर हम लोग ड्रिपर का डिसीजन लेते हैं। उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि इसमें हमें 4 घंटे पानी डालना है या 5 घंटे चलाना है पंप को। तो इसमें बूंद बूंद सिंचाई होती है, और यही सबसे बड़ा इस इरिगेशन सिस्टम का फ़ायदा है। और टपक सिंचाई में लाभ और हानियां क्या क्या होती, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जी हाँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा इस सिंचाई विधि से लाभ ही है और हानि कम है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज के दौर में क्लाइमेट चेंज का ये दौर है। वातावरण जो है या वायुमंडल जो है प्रभावित हो रहा है बहुत सारी चीज़ों से, जिसमें कि मानव जनित कारण ज़्यादा है। अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, आपका पॉपुलेशन उसी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो उस केस में इसके लाभ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला तो इसका लाभ ये है कि इससे हम सबसे ज़्यादा पानी की बचत करते हैं, क्योंकि हम इसको बिल्कुल पौधों की जड़ों के पास ही ड्रिपर्स को लगाते हैं, जिससे जहां हमें ज़रूरत होती है पानी डालने की, वहीं पे पानी गिरता है। फ्लड इरिगेशन या सतही सिंचाई में क्या होता है कि लगभग पूरे फील्ड में पानी जाता है, तो एक समान सा वितरण नहीं होता है। अगर आपकी ज़मीन अगर समतल नहीं है तो वर्षा का या जो इरिगेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी असमतल होता है। कहीं पे पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, कहीं पे पानी कम जमा हो जाता है, जिससे कि पौधों को समुचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। इसमें बूंद बूंद रूप से चुकी जाता है, तो जितनी ज़रूरत होती है पौधे को और जहाँ पौधे को चाहिए वहीं पे पानी जाता है। इसलिए इसकी वाटर यूज इफ़िशियंसी जो होती है, जिसको कि जल उपयोग दक्षता कहते हैं, लगभग 90 से 95% के करीब होती है। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा, हम इसमें इतने ही वाटर या जल और फिर फर्टिलाइज़र भी हम इसके साथ दे सकते हैं, जिसको कि फर्टिगेशन के भी नाम से जाना जाता है। मतलब फर्टिगेशन का मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइज़र विथ इरिगेशन, वो फर्टिगेशन के रूप में जाना जाता है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो हमारा इनपुट कॉस्ट है, चूँकि जल और फर्टिलाइज़र दोनों को हम उसी मात्रा में डालते हैं जितने पौधे को ज़रूरत होती है, तो इससे जल की भी बचत होती है और फर्टिलाइज़र की भी बचत होती है। तो जब हम पारंपरिक विधि से सिंचाई करते हैं, उसके मुकाबले में जल की बचत यहाँ हमारा तकरीबन 50 से 60% तक होता है। फल की पैदावार में वो विभिन्न फलों पे डिपेंड करता है, सब्जियों या फलों पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर जब हम एक औसत की बात करते हैं तो कम से कम 20% से लेकर 60% तक उसके फल के उत्पादन में या सब्जियों के उत्पादन में इसमें वृद्धि होती है, जब हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं बनिस्पत की जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है। और इसके फ़ायदे हैं कि जो आप एक बात समझ सकती हैं और आप भी समझ सकते हैं कि जब हम पूरे खेत में ही पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें खरपतवार, जिसको वीड कहते हैं, उसके उगने की संभावना ज़्यादा होती है। और चूँकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में या टपक सिंचाई विधि में हम एक निश्चित जगह पे और एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित क्षेत्रफल में ही पानी डाल रहे हैं, उससे खरपतवार पे नियंत्रण होता है। एक और इसका अहम फ़ायदा ये है कि इसमें जो वाटर लॉस
आप जानते होंगे कि वाटर लॉस जो होता है, इवेपोरेशन, जिसको कि हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, उसके द्वारा जब मिट्टी में पानी जाता है तो वाष्पोत्सर्जन विधि से पानी का ह्रास होता है, जिससे पौधे को समुचित पानी नहीं मिल पाता है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में चूँकि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है और पौधों की जड़ों के पास पहुंच रहा है, तो वाष्पीकरण के द्वारा जो होने वाली क्षति है या लॉस है वो भी कम जाता है। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें हम इसके साथ फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा है कि जो पानी का बहाव होता है, बहाव के द्वारा जो पानी का नुकसान होता है वो भी रुक जाता है, चूँकि इसमें पानी सीधा पौधे की जड़ों के पास वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा जाता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कम होता है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता भी है तो मिट्टी के नीचे होता है, इसलिए मिट्टी का अपरदन, जिसको कि सॉइल इरोजन बोलते हैं, वो रुक जाता है। इस विधि में फसलों की पैदावार तकरीबन 50 से 150% तक भी बढ़त पाई गई है, ऐसा रिसर्च के द्वारा प्रूव्ड है। इसमें अगर हम एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट को छोड़ दें, जिसको कि आस्थापन कॉस्ट बोलेंगे, उसको छोड़ के इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि किसानों को शुरुआत में ट्रेंड होना पड़ेगा कि हमने लगा तो दिया, बट उसका मेंटेनेंस कैसे हो। और इसको एक और ख़तरा होता है, जो हमारे खेतों में रोडेंट्स जैसे चूहे, गिलहरी, तो वो कुतर सकते हैं इसकी पाइप्स को, तो उनसे हमें इसको थोड़ा बचाने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज हमारा जो इसकी लागत जो है, अगर हम फलदार पौधों के लिए कर रहे हैं, देखिए मैं पहले ही यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन को किसान भाई तभी करें जब उनको कैश क्रॉप, या मतलब जिसमें उनको फ़ायदा ज़्यादा हो, वो चीज़ें लेनी हो। धान और गेहूं के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा पानी की बचत करेंगे, बट जो और आपके फ़ायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और कैश क्रॉप में क्या होता है कि आपकी फल की चूँकि गुणवत्ता भी अच्छी होती है, और उसकी गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी, और क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है, तो कैश क्रॉप में उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और जहाँ तक हानि की बात है, मैंने वही बताया कि इसकी सिर्फ इसका हानि तो नहीं कहेंगे, इसका मतलब डिसएडवांटेज आप कह लीजिए, वही एक इसका लागत जो होता है, शुरुआती लागत, वो ज़्यादा होती है। बस यही इसकी एक डिमेरिट्स है। अगर हम टपक सिंचाई प्रणाली की बात करें तो इसके मुख्य घटक क्या होते हैं? हाँ, जहाँ तक घटक की बात है, जिसको मतलब कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं, तो उस वैसे में देखिए आपके पास या किसान भाइयों के पास, मैं किसान भाइयों से मुखातिब हूँ, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको एक वाटर सोर्स होना चाहिए। मतलब आप पानी कहाँ से लेंगे, वो आपका कुआं हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, मतलब बोर करके भी आप ट्यूबवेल उसमें डालें, उससे उसके बाद आप उस पानी का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका वाटर सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसमें कहलाता है कंट्रोल हेड। कंट्रोल हेड का मतलब कि जहाँ से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे एक वाल्व होता है। वाल्व से जब पंप के द्वारा पानी जब कंट्रोल हेड में पहुँचता है, तो वाल्व से ही हम उसका रेगुलेशन करते हैं। मतलब पानी को ज़्यादा करना है, कम करना है, प्रेशर मतलब जो हम बोलते हैं, प्रेशर रियलाइजेशन का काम कंट्रोल वाल्व यूनिट में होता है। और उसके पास ही फिर एक फर्टिलाइज़र टैंक भी लगा रहता है, क्योंकि अगर आपको साथ में फर्टिलाइज़र भी देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। हाँ, इसका एक कंट्रोल यूनिट में सबसे अहम जो इसका हिस्सा होता है वो होता है फिल्टर। इवन हम ग्राउंड वाटर से भी कर रहे हैं तो कम से कम हमें एक सैंड फिल्टर तो ज़रूर ही लगाना चाहिए, ताकि जो भी अशुद्धियाँ हो, जो भी फॉरेन इम्प्योरिटीज हो, उसको वो हटा सके। और उसके बाद और किसी दूसरे फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। और सतही इरिगेशन से भी करते हैं तब भी कम से कम एक मीन्स फिल्टर होना, जिसको कि हिंदी में छन्नक भी बोलते हैं, वो होना ज़रूरी होता है। उससे आगे जाते हैं तो फिर मेन लाइन की बात आती है। तो मेन लाइन का जो व्यास होता है या डायमीटर होता है, वो 63 mm से लेके 90 mm तक जनरली रखते हैं, जिससे कि पानी का बहाव तेज़ी से हो। मेन लाइन के बाद सब मेन शुरू होता है। सब मेन का डायमीटर या व्यास जो होता है मेन लाइन से कम होता है। और सब मेन से जुड़ी होती हैं लेटरल्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में पार्श्व नलिकाएँ।
उस लेटरल को हम जहाँ पे हमारा क्रॉप लगा हुआ है, वो रो मान लीजिए एक पंक्तिबद्ध क्रॉप लगा हुआ है या ऑर्चर्ड लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे वो फसल है उसकी उन पौधों के बीच की दूरी क्या है। मतलब अगर हम मान लीजिए किसी सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, उसके बीच की दूरी पौधों के बीच की दूरी 30-30 सेंटीमीटर है, तो ड्रिपर्स हम 30-30 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगाएंगे और पौधों के पंक्तियों के बीच में जो डिफरेंस है वहाँ से फिर हम लेटरल्स अलग पंक्ति में उसको ले जाएंगे। फलदार पौधों की बात करते हैं तो मान लीजिए सारे फलदार पौधों का स्पेसिंग, जिसको कि हम लोग एक दूरी बोलते हैं, वो एक जैसा नहीं होता है। किसी को 3 बाई 3 मीटर पर लगाते हैं, कहीं 5 बाई 5 मीटर पर लगाते हैं। तो जहाँ पे हमारा वो लगा होता है तो उसी के आधार पे हम ड्रिपर्स का स्पेसिंग डिसाइड करते हैं कि हमें 5 बाई 5 मीटर पे इतने लीटर का, सपोज हम आम पौधे की बात करें और उसका अगर 40 लीटर वाटर पर डे रिक्वायरमेंट है, तो 40 लीटर के लिए अगर हम 5-5 लीटर के 2 ड्रिपर्स लगा दें एक ही पौधे के पास, तो 10 लीटर हो गया। तो 10 लीटर हमें वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, 40 लीटर। तो उसके लिए हमें 4 घंटे पंप को चलाना पड़ेगा और पानी देना पड़ेगा। और लास्ट में वही ड्रिपर्स होता है, लेटरल्स के बाद ड्रिपर्स होता है। तो ड्रिपर से पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के बीच पहुंचते रहता है। और चूंकि इसमें पौधों की जड़ों के पास पानी धीमी गति से जाता है, इसलिए पौधे उस पानी का वास्तविक मायनों में या सही मायनों में इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि उनको समय मिलता है उस पानी को यूटिलाइज करने का। मैं जैसे आपको एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर हमें प्यास लगती है, कोई भी सजीव हो जो लिविंग बींग्स हैं, तो हमारी भी वाटर रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हमें प्यास लगी और कोई हमें एक जग ला के पानी दे दे और कहे कि आप इसको एक ही बार में पी लें, तो वो शायद संभव नहीं है। हम लोग उसको एक क्वांटिटी फिक्स करते हैं कि 1 गिलास 2 गिलास एट द मोस्ट एट ए टाइम, भले 1 घंटे के अंतराल पे फिर हम वो सारा कंजम्पशन कर लें। तो उसी तरह पौधे की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन चूँकि हम लोग उसके बारे में जानते नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सारा पानी एक ही बार उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधों की जड़ों के नीचे भी पानी का बहाव होता है, जिसको पौधे इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, और वो पानी आपका बर्बाद हो जाता है। तो इस विधि से चूँकि सारा पानी पौधों की जड़ों के पास ही कंसंट्रेट होता है, चूँकि वो धीमी गति से जाता है, इसलिए पौधे उसको सही मायने में उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। क्या ड्रिप सिस्टम के साथ उर्वरक का उपयोग किया जा सकता है? जी हाँ, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर। लेकिन हमें यहाँ पे यह याद रखना होगा कि सिर्फ हम वैसे उर्वरकों का चुनाव करेंगे जो पानी में घुलनशील हों, सॉल्यूबल हों। तो उसके लिए जैसे आप सभी जानते हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये 3 मुख्य अवयव हैं जिनसे कोई भी फर्टिलाइज़र बनता है। और जहाँ तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात है, उसमें और भी जैसे सल्फर, बोरन, आयरन, इस ढंग का मिश्रण होता है। तो खैर मैं अभी उस पर नहीं जाऊँगा। तो जो आप यूरिया की सपोज बात करें तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसमें फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है। तो वैसे खाद या उर्वरक जो पानी में घुलनशील हैं, तो वो हम इसमें आराम से डाल सकते हैं। उसके लिए कुछ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब जो है ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं और ये पानी में बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होते हैं। तो इनको हम उसमें आराम से उसके साथ उपयोग कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर हम उसको ब्रॉडकास्ट करके यूरिया को डालते हैं या किसी भी उर्वरक को डालते हैं, तो वो पूरा का पूरा पौधा उपयोग में नहीं ला पाता है। लेकिन चूँकि ये पानी के साथ उसकी जड़ों के पास जा रहा है, तो यहाँ भी जो उसकी इफ़िशियंसी होती है वो कई 1 गुना बढ़ जाती है। लगभग जो भी हम खाद डाल रहे हैं उसका 80 to 90% उसका एब्जॉर्प्शन पौधा कर लेता है। उसी ढंग से जैसे फास्फोरस में आप आइए तो जो ये मोनो अमोनियम फॉस्फेट या डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका हम उपयोग करते हैं।
डायमोनियम फॉस्फेट को थोड़ा सा इस ढंग से बताया गया है कि अगर उसको आपको डालना है, मतलब इरिगेशन के साथ यूज़ करना है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि फर्टिलाइज़र टैंक में डालने से पहले उसके बाहर ही उसको पहले पानी में घोल लें और उसके बाद फर्टिलाइज़र टैंक में डालें, तो उससे उसकी घुलनशीलता और भी बढ़ जाती है और वो पौधे के पास सीधे जड़ों में पहुंचता है। और पोटाश युक्त खाद की बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है या पोटाशियम सल्फेट होता है, ये पानी में पूर्णतः घुलनशील है, इसलिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। टपक सिंचाई के लिए उपयुक्त फसलें कौन कौन सी होती है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टपक सिंचाई का चूँकि स्थापन खर्च मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले हमें इसको लगाने के पहले ये देखना चाहिए किसान भाइयों को कि हम इसकी लागत की भरपाई कैसे करेंगे, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जब तक किसी को नहीं मिलेगा वो उस पर क्यों जाएगा। तो उसकी फसलों की जहाँ तक बात करें तो मतलब कैश क्रॉप, उसमें हॉर्टिकल्चर का आजकल बहुत ज़ोर शोर से ये डिमांड में है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में भी ये वेजिटेबल्स भी हो सकता है और फलदार पौधे भी हो सकते हैं, जैसे कि आम, अंगूर, अमरूद, ये सब में इनका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। जिस राज्य में उनकी पैदावार ज़्यादा होती है वहाँ पे किसान भाई इसका भरपूर फ़ायदा कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि फलदार पौधों के लिए उपयुक्त है। हाँ, मैं फिर ये कहूँगा कि इसको धान और गेहूँ के लिए किसानों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा कि आपको पानी की बचत होगी, इसके अलावा और कोई दूसरा फ़ायदा उसमें धान और गेहूं के केस में नहीं है। तो इसलिए आप ऐसे कैश क्रॉप्स के लिए जाइए जिनसे आपको ज़्यादा मुनाफा हो। तो उसके लिए ये शायद सब्जियां, और ऐसे पानी से क्या होता है कि हम ऑफ टाइम में भी, जैसे मान लीजिए आप पॉली हाउस में या ग्रीन हाउस में हम करते हैं, तो ग्रीन हाउस का क्या एडवांटेज होता है कि हम राउंड द ईयर मतलब सालों भर हम फसल ले सकते हैं। तो उसमें हम वैसे ही क्रॉप्स का सिलेक्शन करते हैं जो कि राउंड द ईयर उसका प्रोडक्शन हो सके और जिसको पानी की निश्चित मात्रा समय समय पे मिलती रहे। तो उसी के चलते आप शायद देखते ही होंगे कि बाज़ार में आजकल कभी भी आप किसी भी सीज़न में जाएं तो लगभग सारी चीज़ें मिलती हैं। इवन जाड़े में भी आपने वाटरमेलन का देखा होगा कि वो रहता है बाज़ार में। तो इसलिए फलदार पौधे और सब्जियों के लिए ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या टपक सिंचाई विधि है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें पानी की बचत के साथ साथ फल की गुणवत्ता इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि किसानों को बाज़ार में उसका ज़्यादा दाम मिलता है और वो मुनाफा कमाते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली की लागत प्रति एकड़ कितनी होती है? अब ये भी देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर जैसे आप वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी चूँकि जो स्पेसिंग होती है नज़दीक होती है, और जब आप फलदार पौधों की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, तो उनकी पर प्लांट्स की स्पेसिंग ज़्यादा होती है। तो वेजिटेबल्स के केस में पर एकड़ जो है इसका तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये और फलदार पौधों के लिए 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ इसकी कॉस्ट है। क्या सभी किसानों को टपक सिंचाई की जानकारी होती है? नहीं, इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि अभी सारे किसानों को इसकी जानकारी नहीं है, तो इसके लिए जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है। हालांकि हम लोगों के संस्थान में जो एक डिवीज़न है सिंचाई एवं जल निकास प्रभाग, उसमें पीएफडीसी के अंदर ड्रिप इरिगेशन का काम लगभग 2 दशक से हो रहा है, और किसान भाइयों को हम लोग जो मेला का माध्यम होता है या रेडियो, टेलीविज़न, इसके द्वारा हम लोग बराबर उनको बताते रहते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सारे किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। और देखिए, दूसरा एक जानकारी होना और उसको एडॉप्ट करना, इसमें अभी भी गैप है। जैसे मान लीजिए कि हमें जानकारी है इस बात की, लेकिन जब हम उसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात देखते हैं तो हो सकता है उस किसान के पास उतना रिसोर्स ना हो। वो पुअर रिसोर्स अगर फार्मर है तो उनके पास
अब बैंक से जाके लोन के अलावा या साहूकार से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लेने का के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी भी दी है और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर सब्सिडी दे रही है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि कम से कम 30 से 50% जो है ग्रांट जो है ये जो है एमपी में दिया जा रहा है ना। और टपक सिंचाई सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में की जाती है? कुछ जो राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब में अभी तक कवरेज इसका बहुत ज़्यादा है। और जिन राज्यों में भी इसकी कवरेज इनिशियल स्टेज में या नहीं के बराबर में है, उसमें आपके बिहार हैं, उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वी भाग। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि अभी बिहार जैसे राज्य में जब आप उत्तरी बिहार की बात करती हैं तो वहाँ पे अभी भी जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है। तो मतलब किसानों को भरपूर मात्रा में वहाँ पानी मिलता है, तो उनको, और चूँकि पानी एक ऐसी एंटिटी है, इस पे उनको कुछ खर्च करना पड़ता नहीं है। जस्ट एक बोरवेल किया, उससे उनको पानी मिला, उससे वो सिंचाई शुरू कर दिए। उससे उनको मतलब नहीं है कि वो कितना पानी बर्बाद हो रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि एक फ्री एंटिटी है। तो इसलिए अब शायद आगे आने वालों दिनों में, जैसा कि आपने भी हाल में समाचार पत्रों में भी देखा होगा या मीडिया के द्वारा जानकारी मिली होगी, बेंगलोर जैसे शहर में वाटर स्कार्सिटी शुरू हो गई है। और इवन 2-4 आदमियों को फाइन भी किया गया कि वो पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर से अपनी गाड़ियों को साफ कर रहे थे। तो सरकार ने कहा कि भाई यहाँ पे तो पानी पीने के लिए नहीं है और आप गाड़ियों को साफ कर रहे हैं इससे। तो ऐसी महत्ता को समझना होगा कि ये जो है एक एग्जिस्टिंग रिसोर्स है जो कि एग्जॉस्ट हो सकता है। भले हमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेचर के द्वारा देखिए हमें मिट्टी, वायु और जल और सूर्य का प्रकाश, ये चीज़ जब तक है तब तक ही पौधों का संरक्षण और उसकी बेहतरी है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी सूर्य की रोशनी के अभाव में, तब पौधे कुछ नहीं कर पाएंगे। जल अगर नहीं रहेगा तो पोषक तत्वों को पौधे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। मिट्टी तो माध्यम है जिसमें पौधे लगाए जाएंगे, और वायु। तो इस तरह से मतलब चूँकि ये चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं, इसलिए हम लोग इसका मोल नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए किसानों को भी आगे आना होगा इस बात को समझने के लिए कि आज नहीं तो कल जल जो है वो नष्ट हो जाएगा। और आप देख रही होंगी कि इवन भोपाल जैसे शहर में जो प्रतिवर्ष हमारा ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है, मतलब जो ग्राउंड वाटर टेबल का जो डिक्रीज हो रहा है, वो तकरीबन 0.18 से 0.3 मीटर, मतलब लगभग 30 सेंटीमीटर की दर से वो आपका जो भूमिगत जल है वो नीचे जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बोरवेल के द्वारा। उसको जब मर्जी तब हम, जितना पानी की जरूरत नहीं तब भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इससे इस बारे में किसानों को समझना होगा। और आगे आने वालों में किसी ने सही कहा था कि आगे जो कभी विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। तो क्या टपक सिंचाई में पानी बर्बाद बहुत ज्यादा होता है? नहीं, टपक सिंचाई माध्यम है जिसके द्वारा पानी की सबसे ज्यादा बचत होती है और सबसे कम बर्बादी होती है। इसमें बर्बादी तो नहीं के बराबर है। इसलिए आपने देखा होगा कि वाटर यूज एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसका जो है वो 80 to 90% होता है, और एक वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब जैसे जब हम वाटर कोर्स से पानी को खेतों में ले जाते हैं तो उसमें कहीं पे रिसाव हो रहा है या कहीं पे मेड़ टूटी हुई है, तो उसके चलते पानी का बहाव होता है। इसमें चूंकि एक पाइप नेटवर्क होता है, पाइप इरिगेशन होता है, तो उसके चलते इसमें वो वाली क्षति नहीं होती है। कहीं पे आपका कन्वेंस इफिशिएंसी, रास्ते में जाने के क्रम में कहीं से आपका पानी का नुकसान हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इवेपोरेशन लॉस कम होता है, इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं के बराबर होता है। तो ये पानी बचाने का आज की डेट में सबसे उपयुक्त माध्यम है। टपक सिंचाई पर सब्सिडी कितनी है? तो आपको मैंने बता ही दिया कि वो 30 से 50% है, और उस केस में आप समझ लीजिए कि 40 से 50 हज़ार रुपये जो हैं इनको किसानों को मिलेगा। उसकी लागत मैंने आपको बता ही दी थी कि 1 एकड़ में ये 50 से 60 हज़ार वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए
और फलदार पौधों के लिए 30 से 50,000 रुपये। अंत में आप टपक सिंचाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि टपक सिंचाई विधि को जितनी जल्द हो सके आप अपने उपयोग में लाइए। इससे आपको सबसे बड़े फायदा क्या होगा कि आप सिर्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे नहीं रहेंगे, मतलब सिर्फ आप धान और गेहूं की खेती नहीं करेंगे। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को उपयोग में लाएंगे, आप फलदार पौधों को लगा सकते हैं, आप सब्जियों को लगा सकते हैं, और जो आपके पास वाटर रिसोर्स है उसका आप समुचित रूप से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लगभग 50% पानी बचा के जो आपका टपक सिंचाई विधि से बच रहा है उसका उपयोग आप दूसरी सब्जियों के लिए कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जनरली जो हम लोगों को इरिगेशन की जरूरत होती है वो रबी फसलों के लिए होती है और जायद फसलों के लिए होती है। खरीफ फसलों को तो वर्षा से ही पानी मिल जाता है, हाँ उसमें कभी कभी 8-10 दिन का विलम्ब होता है, तो उस केस में हम लोग सप्लीमेंटल इरिगेशन देते हैं। अदरवाइज हमें जायद और रबी फसलों के लिए ऐसे इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि इसके बारे में अगर उनको कोई जानकारी चाहिए तो अपने निकटतम अगर कोई कृषि विश्वविद्यालय है या हम जैसे संस्थान हैं या KVK है, वहाँ जाके इसकी जानकारी प्राप्त करें। और बैंक से भी इसमें क्रेडिट की फैसिलिटी है, उनको मतलब ऋण मिलता है, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी बना हुआ है और इसी के द्वारा वो सब्सिडी का भी लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो उनकी लागत लगेगी वो 2 साल में ही उनकी रिकवर हो जाएगी अगर वो कैश क्रॉप को लेते हैं तो अंत में तो मेरा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी महत्ता को समझें और इसको उपयोग में लाएं, क्योंकि आप लोग भी सब जानते हैं कि जल है तो कल है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर RK सिंह सर। इन्होंने टपक सिंचाई पर काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। किसी अन्य विषय पर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहें रेडियो कर्मवीर 90.0 FM, जो करता है जनगण मन की बात। धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।